दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो अभी तक पूछे गए हैं और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए अति लघु उत्तरीय में भी बनाए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। 2023 से बात करेंगे। आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। आप बोलेंगे भैया सिंपल सी बात है, अयोगवाह हम उनको कहते हैं। आप बोलोगे भैया अयोगवाह हम उनको कहते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कलर वाइट ले लेता हूँ, बिकॉज भैया वाइट थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल लगेगा। वाइट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल लगेगा। ठीक है, सुनिएगा बड़े ध्यान से मेरे भाई। आप बोलोगे अयोगवाह ऐसे हम लोग व्यंजन या शब्दों को बोलते हैं, व्यंजन को बोलते हैं जो ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। तो हम ऐसे व्यंजनों की बात करेंगे जो स्वर और व्यंजन दोनों के ही गुण अपने अंदर समाहित रखते हैं। उनको हम ना तो स्वर बोलते हैं और ना ही व्यंजन बोलते हैं, दोनों के ही गुण उनमें पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। बात को बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। दो होते हैं अयोगवाह, आपको पता होगा, एक अंग और एक आहा। तो ये मेरा विसर्ग में आता है, ये मेरा विसर्ग में आता है, और ये मेरा भाई अंग जो होता है ये अनुस्वार में आता है। किस में आता है, अनुस्वार में। तो अनुस्वार और विसर्ग दो होते हैं। याद रखेंगे इन बातों को। बोलोगे ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। देखो लिखा भी है कि अनुस्वार और विसर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेस्टोलॉजी के रचनात्मक विधि को समझाइए। बोलोगे भैया पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं और बड़ी ही सिंपल चीज़ें हैं, आप आराम से सुनिएगा। पहले नंबर पे होता है कि इस विधि में लकड़ी और प्लास्टिक आदि के बने वर्गों के टुकड़े दे दिए जाते हैं जिनको संकलित किया जाता है, और ये टुकड़े रेखा, वृत्त या अर्धवृत्त के आदि टाइप के बने होते हैं। ठीक है, आगे अगर हम इस पे बात करें तो बोलोगे इस विधि में छात्र को पहले वर्ण को देखता है, तत्पश्चात टुकड़ों को खोजता है, उसके बाद उनको जोड़ता है। उनको जोड़कर वो उसी तरीके का वर्ण बनाएगा। जैसे आपने इसको देखा, ठीक है, तो आपने क्या किया, टुकड़ों को जोड़ करके इस तरीके का वर्ण बनाया। तो ये पेस्टालॉजी की विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पेस्ट करना किसी चीज़ को उठा के, तो पेस्टालॉजी वाला रिलेशन इससे निकल आएगा। धीरे धीरे वो सभी वर्णों को बनाना सीख जाता है, फिर वो वर्ण की पहचान करने लगता है, देन वो कठिन वर्णों को बनाना स्टार्ट करता है। तो पहले हम बात करें कि सरल, और उसके बाद कहाँ जाता है, सरल से कठिन की ओर। तो भैया पूछा जाए कि सरल से जटिल की ओर किस में जाता है, पेस्टालॉजी में सरल से जटिल की ओर आता है। ठीक है, सिरोरेखा से आप पूछे क्या होता है, तो सिरोरेखा को आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि में शब्दों के ऊपर जो खींची जाने वाली रेखा है उसे सिरोरेखा कहते हैं। और याद रखिएगा किसी अंक का 1/3 या आगे निकली होती है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिरोरेखा के बिना अगर हम वर्ड लिखे तो क्या होता है। बोलोगे भाई जैसे मेरा नाम आप मान लो, मेरा नाम मान लो अमन है, ठीक है, तो आपने ऐसे लिख दिया। अब इसका मतलब है कि आ से अनार, माँ से मछली, ना से नली, ये अलग अलग वर्ण है। ठीक है, लेकिन जब इसको हम एक साथ मिलाएंगे तब ये एक शब्द बनेगा। तो वर्ण को शब्द के रूप में परिवर्तित करने में सिरोरेखा उसको बांध के रखती है। किसका काम करती है, उनको बांध के रखने का काम करती है। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, बिल्कुल बोरिंग नहीं आपको महसूस होगा। साथ ही साथ याद रखिएगा सिरोरेखा नागरिक वैज्ञानिकता और कलापूर्णता दोनों को बढ़ाया है। सिरोरेखा ने किसको किसको बढ़ाया है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ सिरोरेखा देवनागरी में महत्व क्या है इसका, तो आप लिखोगे भैया कि सिरोरेखा का देवनागरी लिपि में महत्व ये होता है कि इसने नागरी लिपि की वैज्ञानिकता और कलापूर्णता दोनों को ही क्या किया है, उन्नति की है, दोनों की, दोनों को बढ़ाया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वर्णों का क्रमशः उच्चारण स्थान समझाइए। वर्णों के उच्चारण स्थान के अनुसार हम लोग इनको वर्गों में डिवाइड कर देते हैं। जैसे का वर्ग हो गया, ठीक है, फिर चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, मतलब का खा गा गाना। ठीक है, इस तरीके से चा चा जा जाना। तो ये वाले मेरे भाई वर्ग होते हैं, जिसमें से हमें याद रखना है कि भैया हम लोग कंठ से जो बोलते हैं वो वाले कौन से होते हैं। बोलोगे उनको बोलते हैं हम कंठव्य। क्या बोलते हैं, कंठव्य, कंठस्य होते हैं। ये कौन से होते हैं, तो भैया ये कंठव्य कंठस्य कौन से होते हैं, कंठे वाले कौन से होते हैं, कंठे वाले वर्ण कौन से होते हैं। बोलोगे भैया देखो, जिनका उच्चारण करते समय हमारे थ्रोट यानी जो गला होता है उससे डायरेक्ट साउंड एक आता है। तो बोलोगे का कबूतर, खा खरगोश, गा कमला, घा गड़ियाणा, माने कुछ नहीं। तो याद रखना ये पूरा का पूरा का वर्ग लिखा है, ये पूरा का पूरा का वर्ग बोला जाएगा। इसी तरीके चा चम्मच से लेकर अगर हम यहाँ तक बात करें तो ये पूरा का पूरा चा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, बाद में देखो यहाँ पे छोटी ई, बड़ी ई, श और य। ठीक है, यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ और ये मेरे भाई हा, ये हमारे इसके अंतर्गत आ गए और ये वाले हमारे इसमें आ गए। ठीक है, साथ में याद रखेंगे हम और आगे आएंगे।
अगर आपसे मूर्धा वाले पूछे जाते हैं तो मूर्धन्य हमारे ट ठ ड ढ ण, तो ये हमारा पूरा का पूरा टा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया। बाकी का री और स षटकोण वाला ये हमारा भी मूर्धा के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ भैया दंत कौन से होते हैं, दंत मतलब जिनका उच्चारण करते समय जीभ दांतों में आके टकराती है, ता थ द ध न बोलकर आप देखोगे आपको पता चलेगा ये पूरा का पूरा जो ता वर्ग होता है ये दंत होता है। साथ ही साथ में स र ल यानी सरल होता है इनको बोलना, तो स र ल ऐसे आप याद रख सकते हो, सारा ला भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे यहीं पे बात करता हूँ भैया ओष्ठ क्या होता है, जिनको बनाते समय ओंठों का प्रयोग होता है, ओष्ठ का प्रयोग होता है, उनको मोष्ठ ध्वनि कहते हैं। जैसे प फ ब ब म, आप इनको कभी भी भैया ओंठों को अलग अलग करके बोल के देखो, बोल ही नहीं आप पाओगे, आप ट्राई भी करोगे तो नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो साउंड जो है क्लियर नहीं होगा और साउंड क्वालिटी आपकी अलग आएगी। तो ये पा वर्ग जो होता है ये पूरा का पूरा होंठों की सहायता से बोला जाएगा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखो छोटा ऊ बनाते टाइम भी आपका मुंह बनेगा, बड़ा ऊ बनाते टाइम भी आपका मुंह ऐसा बनेगा, तो आप महसूस करोगे तो आपको दोनों दिखेंगे। आगे भैया बात करेंगे, आप बोलोगे भैया अगर नासिक के बोले जाते हैं जिनका प्रयोग, जिनको बोलते समय नाक से सांस निकलती है और नाक वाला एक साउंड आता है, जैसे अंगा ण न म, तो इनको बोलते समय मेरे भाई बोलोगे जो पंचमाक्षर होते हैं मैक्सिमम, ये सारे के सारे मेरे भाई नाक के स्वर से बोले जाते हैं, अनुस्वार टाइप के, अनुनासिक टाइप के वर्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दंतोष्ठ की, तो ऐसे वर्ड जिनको बोलते समय दांत और ओष्ठ ओंठ यानी दंत का भी प्रयोग होता है और ओंठ का भी प्रयोग होता है या ओष्ठ का भी प्रयोग होता है, तो उनको हम दंतोष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंतोष्ठ, यानी वा से वकील जो होता है वो दंतोष्ठ होता है। अगर आपसे पूछा जाए कंठ तालव्य कौन से होते हैं, कंठ तालव्य का मतलब है कि जो कंठ से निकले, और दूसरा है भैया जो तालू से निकले, तालू और कंठ दोनों से मिलके बने। आप बोलोगे भैया हमको याद है कंठ से छोटा आ बनता था और तालू से छोटी बनती थी, दोनों को मिलाया तो ए बन गया। तो देखो कंठ का भी प्रयोग करते हैं, तालू का भी, और ए ऐसे बन जाता है। क्या याद आ गया भैया? अब जरा अगर आपको याद आ गया तो बताओ ये कौन सी संधि, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ, आप ये बताना कि भैया ये कौन सी संधि है जिसमें छोटा और छोटी मिलके ए बनाता है, जल्दी से बताना मेरे भाई। ठीक है, जिसमें हम लोग बनाते हैं भैया कि महाधन ईश तो महेश बनता है। ठीक है, तो ये वाला याद है, महेशा बनवाया है मैंने आपको, तो आप बताइएगा ये कौन सी संधि है। ठीक है, याद रखेंगे एक बात को और इसी में याद रखेंगे कि भैया इसी तरीके अगर हम कंठ ओष्ठ की बात करते हैं, कंठ मतलब जो छोटा आ हो गया, कंठ हो गया कि नहीं, ओष्ठ मतलब मेरे भाई क्या होगा, जो होंठों से निकलता है, होंठों से मेरे भाई छोटा ऊ बड़ा ऊ निकलता है, तो इन्हीं से मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। तो याद रखिएगा ए और ओ जो हमारे होते हैं ये हमारे संयुक्त स्वर हो गए। कौन से हो गए? संयुक्त स्वर, यानी ऐसे स्वर जो दो शब्दों से मिलके बनते हैं। छोटा और छोटी को मिला के ए बनेगा, छोटा आ छोटा ऊ मिला करके ओ बनेगा। पूछोगे ओ कैसे बनेगा? ओ भैया बन जाएगा, छोटा आ में अगर आप ओ को ही जोड़ दोगे तो ओ बन जाएगा। ठीक है, तो ओ बन जाएगा। ये वाली बातें आपको पता है, संधि में ऑलरेडी आपने ये सब पढ़ा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। लिखित अभिव्यक्ति का महत्व ये होता है कि इसमें हम किसी चीज़ को लिख करके बताते हैं और इसको हम मौखिक से ऊपर रखते हैं, क्योंकि बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है वो लिखित अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन लिखित अभिव्यक्ति जो है वो साक्ष्यता के रूप में अत्यधिक नियंत्रित और अत्यधिक जो है ताकतवर मानी जाती है और साक्ष्यता के रूप में अत्यधिक उसकी मान्यता होती है। याद रखेंगे कि लिखित अभिव्यक्ति एक उच्च संज्ञानात्मक और कार्यकारी कार्य होता है। इसमें विचारों को बनाए रखने की क्षमता होती है, मानसिक लचीलापन होता है और स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें विकसित होती है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो लिखित अभिव्यक्ति होती है उसका महत्व मौखिक से ज़्यादा है। याद रखिएगा, मौखिक से इसकी मान्यता ज़्यादा होती है। जब भी आप देखते हो, आप बोलते हो कि जवान पे पैसा दे दिया, लेकिन नहीं, आजकल पैसा मिलता है एग्रीमेंट पे। किस पे मिलता है भैया? एग्रीमेंट पे, यानी जब आप लिख के दोगे देन आपको पास किया जाएगा पैसा। तो लिखना ही आजकल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लिखते हो तो लिख के याद भी कर सकते हो। आपकी जो है एकाग्रता का विकास होता है, तर्क और चिंतन बढ़ता है, भाषा शैली का विकास होता है। हालांकि भाषा शैली का विकास मौखिक में भी होता है, पर लिखित रूप से लिखने में भाषा शैली का विकास और वर्ण का अच्छा ज्ञान होता है। वर्ण का जो अच्छा ज्ञान है वो भी किसके द्वारा होता है? बोलोगे भैया लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपका करवाने का। ठीक है, बालकों में शुद्ध वर्तनी, देखो वही बात है, वर्णमाला वर्तनी, वाक्य रचना का नियम, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे प्रेडिकेट आएगा। ठीक है, मतलब कहाँ पे हम लोग विशेषण का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सारा का सारा नॉलेज आपको कैसे आएगा? जब आप बोलोगे भैया सारा का सारा नॉलेज हमें तब आएगा जब मेरी लेखन अभिव्यक्ति अच्छी होगी।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। बालकों में लिपि का भैया नॉलेज आएगा, शब्दों का नॉलेज आएगा, ये मतलब कुल मिला के वही सारी बातें हैं। जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो कई बार आपको पता है हम लोग मुहावरों का प्रयोग कर देते हैं कि नाचना आवे आंगन टेढ़ा, जैसे लोग उगते हैं आधे जल गगरी छलकत जाए, ये सारी चीज़ें भी हम लोग लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भैया हमारे क्या बढ़ाती हैं, बोलोगे ये सारी चीज़ें जब हम लोग लिखते हैं तो इससे हमारी लिखित व्यक्ति के साथ में ज्ञानवर्धन भी होता है। चलिए बात करते हैं वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा लिखित अभिव्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को बड़ा गौर से देखिएगा। लिखित अभिव्यक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आप बोलोगे भैया जो शिक्षार्थी होते हैं वो लिखते समय बहुत सारी सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। एक तो वर्णों की सही बनावट, जैसे आपने, मैं आपको देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने कहा खा खरगोश ये है, जबकि खा खरगोश एक्चुअल में ये है भैया दिस। भैया ये रा और वाह बना हुआ है, ये रा और वाह बना हुआ है, तो बनावट आपको सही रखनी है। आप बोलोगे भैया इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप सामने वाला आदमी समझ सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा वर्ड आता है जिसमें रा वाह के सेंस में भी एक मीनिंग आएगा और खा के सेंस में भी एक मीनिंग आएगा, ठीक है। तो उस समय दिक्कत हो जाएगी। जैसे किसी ने कहा आप मेरा नाम लिखो, आपने कहा भैया आँख लिख दिया, मैंने कहा आँख से पता चल जाएगा, लेकिन आँख नहीं लिखते, आँख लिखते हैं। तो ये आरव नाम भी तो लग सकता है कि ये आरव लिखा हो, पर कुछ लोग इसको आँख पढ़ेंगे तो यहाँ पे आँख बनाए। तो मतलब ये थोड़ा सा आप अभी ये मान लो कि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ है, पर अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप नेगलेक्ट करो तो आप बोलोगे भैया आँख और आरव दोनों सेम लगेंगे देखने में। अब कुछ लोग बस वही वाला ज्ञान देंगे कि भैया ये करोगे तभी आँख होगा, पर मैंने क्या कहा सिर्फ समझने के लिए कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो वर्ड की बनावट जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बनावट सही होनी चाहिए। अब देखो, और आप एग्जाम्पल में ऐसे देख ले तो कुछ लोग जल्दी जल्दी में का को ऐसे बना देते, भाई ये फा हो गया, कुछ लोग ऐसे करके बनाते हैं एकदम ऊपर से, फिर डंडे खींच देंगे तो लगेगा सिरोरेखा के साथ में ये वाली डंडा जो है मर्ज हो जाता है, सिरोरेखा के साथ ये वाला मर्ज हो जाएगा तो अब ये फा लगने लगता है। तो इस तरीके से हम बनावट याद रख सकते हैं कि उनकी बनावट हमें अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। भैया अगले नंबर पर अगर हम बात करें, और भैया क्या कर सकते हैं, बोलोगे भैया शब्दों और वर्णों के बीच में पर्याप्त एक समान दूरी होनी चाहिए। जैसे कुछ लोगों का क्या होता है कि मैं घर गया तो ऐसे लिख देंगे मैं, फिर कहो घर यहाँ लिख दें, फिर गया यहाँ लिख दें, ये गलत लग रहा है। यहाँ पे आपने ज़्यादा स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे कम स्पेस छोड़ा। कभी कभी तो ऐसा लगता है स्पेस ही नहीं, कुछ लोग छोड़ते बिल्कुल जरा सा, तो लगता पूरा एक ही चीज़ लिखी है। तो यानी हमें बीच में स्थान जो है, जो गैप है, उसका बड़ा ज़्यादा हमारे अंदर नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ याद रखिएगा हमें सही तरीके से सिरोरेखा खींचना चाहिए। अपने तरफ से एक पॉइंट बढ़ाओ, सही तरीके से या उचित तरीके से सिरोरेखा का खींचना अभिव्यक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भैया वर्ण को सीधे लिखे जाने चाहिए, सारे सीधे। साथ ही साथ सभी वर्णों को झुकाव एक समान होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, जैसे राम लिखना है तो कुछ लोग ऐसा राम लिखते हैं, मतलब थोड़ा सा लेटा हुआ इधर, कुछ लोगों का ये वाला होता है, ठीक है, और कुछ लोगों का एकदम साफ सीधा वाला होता है। तो जिनका भी जैसा, अब ऐसा नहीं कि एक रा ऐसा बना दी, डंडा ऐसे खींच दिया, माँ ऐसा बना दिया, अब ये ऐसे लाइन खींचोगे, सिरोरेखा कैसे खींचोगे, तो ये वाला तरीका गलत हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई कि एक समान झुकाव होना चाहिए सभी वर्णों की तरह। आप ऐसे लिखते हो तो इसी तरीके सारे लिखो, ऐसे लिखते हो ऐसे लिखो, सीधे लिखते हो तो सीधे लिखो। बात आ गई आई होप समझ में, मतलब ये वाला त्रिशूल नहीं बनाना है, ठीक है, रा आम ये वाला नहीं करना है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई। आप वो सिरोरेखा वाली लाइन उसमें बढ़ा सकते हो आराम से, मैंने आपको बता दिया। पूछा जाए कि वाचन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है मेरे भाई, याद रखिएगा किसी भाषा में निम्नलिखित सामग्री को पढ़ना या समझना, हम लोग उसे वाचन कहते हैं। किसी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, मेरे मुख से जो आवाज़ निकलती है, मतलब हम किसी चीज़ को वाचित कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं किसी चीज़ का। तो जैसे पैम्पलेट्स हो गए, समाचार पत्र हो गए, पुस्तक आदि, इन सबका वाचन हम लोग करते हैं। कहानियों का हम लोग वाचन करते हैं, ठीक है, क्लास में कहानियाँ पढ़ के सुनाते हो ना मेरे भाई, तो वो वाचन ही होता है। अब वाचन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का वाचन कैसा भैया, एक तो होता है सस्वर, एक होता है मौन। सस्वर और मौन, अगर भैया हम लोग इनकी बात करें, बोलोगे भैया सस्वर वाचन मतलब सस्वर, स्वर के साथ वाचन, यानी स्वर सहित पढ़ने, अर्थात स्वर को ग्रहण, अर्थ के साथ में ग्रहण करने का सस्वर शासन हम लोग या सस्वर वाचन कहते हैं। यानी ऐसा वाचन जिसमें प्रारंभिक अवस्था होती है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था शुरुआत में हम लोग बोल बोल के ही पढ़ना सिखाते हैं, बाद में बच्चे मन में पढ़ना सीखते हैं। लेकिन आपने देखा कभी, तो ये 2 साल के बच्चे को जब हम सिखाते हैं कि छोटा हाथ, उससे बोलते हैं कि काम करो मन में पढ़ो, ऐसा तो कभी बोलते नहीं। तो याद रखिएगा भैया जो प्रारंभिक अवस्था होती है, प्रारंभिक अवस्था में हम लोग जो सिखाते हैं वो सस्वर वाचन ही सिखाते हैं। साथ ही साथ वर्णमाला में लिपिबद्ध वर्णों की पहचान के लिए सस्वर वाचन को करवाया जाता है। भाई छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, सारी चीज़ें सारी बोल बोल के करवाते हैं। छोटा से अनार, अनार के दाने लाल लाल, ये सब गांव में तो थोड़ा ये वाला भी चलता है। यहाँ पे हम लोग इतने इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा ध्यान बच्चों पे नहीं दे पाते हैं। अगर बात करें मौन वाचन की, तो शब्दों के उच्चारण के बिना वाचन करना मौन वाचन कहलाता है। यानी यहाँ पे हम स्वर के बिना बोल सकते हैं, यानी स्वर के बिना अगर हम वाचन करते हैं, ये स्वर नहीं, स्वर याद रखिएगा ये स्वर व्यंजन वाला स्वर नहीं है, ये स्वर है जो हमारे कंठ से निकलता है वो वाला,
ठीक है, जो उच्चारण के समय स्वर निकलेगा, उस उच्चारण स्वर के बिना जब हम क्या करते हैं, वाचन करते हैं, तो उसे मौन वाचन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मन में पढ़ना। ठीक है, चलिए वर्ष 2022 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी क्वेश्चन देखिए, शिरोरेखा किसे कहते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखिएगा। 2025 में क्वेश्चन लिखा रखा है आपके लिए कि 2025 में शिरोरेखा का क्वेश्चन पूछा ही जाना है भैया। तो याद रखेंगे, एक बार पढ़ चुके हैं कि देवनागरी लिपि में वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली सीधी रेखा शिरोरेखा कहलाती है। शिरोरेखा लगाना अनिवार्य होता है, वरना प्रत्येक शब्द जो होता है वो अलग अलग अक्षरों में विभाजित हो जाएगा। उसको एक साथ बांधने के लिए शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। अपने मन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो चाहो। ठीक है, बात हो चुकी है। ये वाली लाइन आपको मैंने बताया था स्पेशली कि आपको याद रखना कि शिरोरेखा देवनागरी में वैज्ञानिकता और दूसरे नंबर पे कलापूर्णता, इन दोनों के लिए इन्होंने क्या किया है, शिरोरेखा ने इसकी उन्नति की है और इसको बढ़ाया है। चलिए बात करते हैं लेखन शिक्षण के महत्व बताइए। वही लेखन अभी आपसे थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था लिखित अभिव्यक्ति, थोड़ी देर पहले का याद करो, लिखित अभिव्यक्ति। सेम चीज़ है मेरे भाई, अभिव्यक्ति को लिखित रूप में करना। तो सेम क्वेश्चन को दूसरी तरीके से 2022 में पूछा गया। सेम लिखित अभिव्यक्ति और लेखन शिक्षण, दोनों की एग्जाम्पल सेम तरीके से, दोनों के आंसर सेम तरीके से आप लिख सकते हो। देखो, इसका उद्देश्य बालक में अभिव्यक्ति और विकास के लिए, उसके आत्म प्रकाशन के लिए निर्णय शक्ति का प्रभावपूर्ण बनाना है। तो आप जो है ये वाला सेम टू सेम वही लिख सकते हो जो आपने लिखित अभिव्यक्ति में पढ़ा। भाई कोई दिक्कत है, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई। समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया श्रुत लेख से, आप क्या समझते हैं? श्रुत लेख से समझ में आ रहा? देखो, श्रुत मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना, किसी का सुन के लिखना। अब ये सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आई होगी कि हम लोग छोटे में एक चीज़ पढ़ते थे जिसको हम लोग बोलते थे क्लास में इमला। एक टीचर आता था और टीचर आकर के एक बुक लेता था, बुक से वो डायरेक्ट एक चीज़ बोलने लगेगा कि चलो भैया सब लोग लिखो। हम लोग क्या करते थे, टीचर जो बोलता था उसे लिखते थे, बाद में जैसे उसने कुछ लिखा तो बाद में वो मैच कराता था कि किसने कितने वर्ड गलत लिखे, कठिन वर्ड गलत लिखे, सरल वर्ड गलत लिखे, मात्रा का ज्ञान किसे है, मात्रा का ज्ञान किसे नहीं है, वर्णों का ज्ञान किसे है, वर्णों का ज्ञान किसे नहीं। तो अगर आपसे पूछता है कि श्रुतलेख के महत्व बताओ, आप ये सब लिख सकते हो जो मैंने बताया। एक चीज़, अब श्रुतलेख का अर्थ होता है सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना। तो आप याद रखोगे, श्रुतलेख में अध्यापक बोलता है और छात्र सुनकर बोले हुए वाक्य को वाक्यांश के रूप में क्या करता है भैया, लिखता है। तो ये श्रुतलेख होता है। वेरी सिंपल मेरे भाई, सब लोगों को बात समझ में आई होप आ गई होगी। जरा बताना सबको समझ में आ गई। आगे देखो भैया, महत्व पूछा जाए श्रुतलेख का, आप बोलोगे एक तो सुंदर बनावट, जिसे हम लोग श्रुतलेख के साथ में सुलेख में भी मेरे क्या होता है, सुलेख बोलते हैं, सुंदर बनावट या सुंदर अक्षरों के लेखन को। तो इससे हमारा सुलेख भी अच्छा होता है। ठीक है, इसका भी महत्व मतलब बढ़ता है। साथ ही साथ भाषा की शुद्धता का भी महत्व होता है। हम सुनते हैं कुछ और लिखते हैं कुछ। ठीक है, तो इससे मेरे अंदर क्या होता है, जैसे श्रृंगार बोला टीचर ने, तो हम लोगों का ये वाला चलता है कि कुछ लोग ऐसे श्रृंगार लिख रहे होते हैं। ठीक है, कुछ लोग का ऐसे श्रृंगार लिख दें, ऐसे श्रृंगार लिख दें। ठीक है, कुछ लोग हैं जो भैया ऐसे श्रृंगार लिख देंगे। तो हमें पता चलेगा कि ये तीनों गलत है। वैसे तो श्रृंगार ये होता है, ठीक है, ये नहीं बनता है, राजम नीचे उड़ाते हैं। लेकिन फिर भी आप ये मानो ये वाला एकदम एग्जैक्ट है। बाकी कोई ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, कोई ये लिखेगा, और कुछ ऐसे माँ से होंगे वो ऐसे का और लिख दें, हैं, या फिर ऐसे का और लिख दें। तो यार ये लिखने का उनका तरीका हो सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे उनके अंदर में भाषा की शुद्धता का पता चलेगा। उनके अंदर श्रवण लेखन कौशल जो है वो अधिक तेज़ी से विकसित होगा, उनके अंदर इसका विकास होगा। चलिए बात करते हैं ऊष्म व्यंजन किसे कहा जाता है। जिन व्यंजन के उच्चारण के समय गर्म हवा मुँह से घर्षण के साथ निकलती है। गर्म हवा निकलेगी और कैसे निकलेगी भैया, घर्षण के साथ निकलती है, उनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो वे सभी व्यंजन जिनका उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से ऊष्म या गर्म वायु बाहर निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये मेरे भाई कुल 4 होते हैं। कौन कौन से, आपको याद भी होगा, श, श, श और ह। श, 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 ह, याद है भैया। और ज़रा एक बात मुझे याद कराने की कोशिश करो, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से संस्कृत में बताया है कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत आप बोलोगे भैया जो सल प्रत्याहार आपने पढ़ाया है उसके अंतर्गत हम लोग श, श और हा पढ़ते हैं। श, श, हा पढ़ते हैं। लाइन कौन सी होती है भैया, याद है हमको 13वीं वाली और 14वां वाला माहेश्वर सूत्र जो होता है, जिसमें से हमने ये वाला पढ़ा था भैया, श र और यहाँ पे ह ल। तो भैया इसको ला को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत हम लोगों ने स ह पढ़ा था, याद है। अब जल्दी से बताओ एक बार कि कौन सा महेश्वर सूत्र था जो पंचमाक्षर वाला था, कौन सा महेश्वर सूत्र था जो पंचमाक्षर वाला था। आपको ऑप्शन मिलते हैं 7,
5, 6 या 3? इनमें से एक ऑप्शन जल्दी से मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बात करते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताओं के बारे में। वही सिंपल सी बात है, इसमें सिरोरेखा होती है, वर्णों का सही क्रम होता है, एक वर्ण के लिए एक ही अक्षर बनता है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। हिंदी में देवनागरी लिपि में ही हम लोग हिंदी भाषा को लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि यही कहलाती है जिसमें हम लोग हिंदी भाषा को क्या करते हैं, लिखते हैं। और लिपि में हम लोग देवनागरी के ही वो सारे वर्ण जो अक्षर हैं उनको प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं कि वर्ण का विभाजन में वैज्ञानिकता होती है, और वैज्ञानिकता को और मेरे भाई परिपूर्णता को किसने बढ़ाया है? परिपूर्णता या फिर कलापूर्णता था ना, कलापूर्णता। इनका विकास किसकी वजह से हुआ है? बोलोगे भैया सिरोरेखा की वजह से। सिरोरेखा की वजह से इनकी उन्नति हुई है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह होता है। जैसे आपने माँ बोला तो माँ के लिए यही वाला एक माँ बनेगा, ना कि आप सोचो कि हम लोग भा बना दें या फिर कुछ भी चित्र बना दें, तो ऐसा कुछ नहीं। इनके लिए माँ बोला गया है तो उसके लिए एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है, एक ही चिन्ह होता है। याद रखेंगे, अपरिवर्तनीय उच्चारण होता है। अपरिवर्तनीय उच्चारण मतलब अगर आपने मैं लिखा है तो इसको हम मैं ही बोलेंगे, इसको हम मैं नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम मैं नहीं पढ़ सकते हैं, इसको हम माय नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मतलब मैं है तो मैं ही होगा। मैं और मैं में अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा। तो इनका उच्चारण जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय का मतलब होता है कि जिनमें परिवर्तन ना हो सके, परिवर्तन रहित या परिवर्तनहीन बोलोगे, ठीक, हीन नहीं बोलोगे, रहित बोलोगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। उच्चारण और लेखन में एक रूपता होती है, जो उच्चारण करते हैं वही लेखन भी करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं उच्चारण कुछ और कर रहे, लिख कुछ और दिया। उसके बाद मेरे भाई अगर हम बात करें तो वर्णनात्मक लिपि होती है, वर्णों में लिखी जाती है, सबको पता है। समग्र ध्वनियों को अंकित करने की इसमें क्षमता होती है। आप कोई भी ध्वनि करोगे, कोई भी ध्वनि आप उच्चारित करते हो, उसे हम लोग लिख सकते हैं लिपि के द्वारा। ये बोलना चाहता है कि कोई भी लिपि जो होगी, समस्त प्रकार की लिपियों को हम लोग, समस्त प्रकार की ध्वनियों को हम लोग क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं वर्णों के माध्यम से, लिपि द्वारा। साथ ही साथ गत्यात्मक लिपि है। कैसी लिपि है? गत्यात्मक लिपि है। इसमें स्पष्टता होती है, ठीक है, वैज्ञानिकता है, स्पष्टता है और नियमबद्धता है। एक नियम है, इसके एक रूल है कि आपको क्या खींचनी है, सिरोरेखा खींचनी है, अदरवाइज वो शब्द नहीं माना जाएगा। जैसे सिरोरेखा वाली बात है तो ये भी एक इसका नियम ही तो है कि सिरोरेखा खींचनी है। सिरोरेखा खींचनी है, बीच में स्थान बराबर बराबर छोड़ने हैं, वर्णों की जो प्रवृत्ति आकृतियां हैं वो सेम झुकाव के साथ होनी चाहिए। ये सारी बातें हम लोगों ने पीछे पढ़ी, आप इसमें सब लिख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको लगता है और बड़ा लिखना, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। पूछा जाए कि तुकांत और समानार्थी शब्दों का आशय और उदाहरण से समझाइए। भैया ध्यान से सुनिएगा। तुकांत शब्द का मतलब होता है तुक, अंत में जो तुक बने सबके, ठीक है, अंत में क्या बने, तुक बने, उनका एक तुक होना चाहिए। तो बोलोगे तुकांत शब्दों में हिंदी भाषा में ऐसे दो शब्दों से जाना जाता है जिनके अंत का वर्ण समान होता है। तो तुकांत का मतलब ही है तुक, और कहाँ का, अंत का, तो ये तुकांत बनता है भैया। अब जरा बताओ इसमें कौन सी संधि है? हर चीज़ में पढ़ना सीखो, कौन सी संधि है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे पढ़ना लिखना, तो ना मिल गए यहाँ पे, तो ये तुकांत शब्द है। कैसा है? तुकांत शब्द है। बात समझ में आ गई? जैसे आपने कुछ ऐसे फिजूल वर्ड भी सुने होंगे, जैसे बोलते हैं कि पैसा वैसा तो बहुत है, पैसा वैसा तो बहुत है, तो ये भी तुकांत शब्द ही होते हैं मेरे भाई, ठीक है। दोनों के अर्थ नहीं होते, एक निरर्थक होता है, एक सार्थक होता है। तो ये जो निरर्थक है इसका भी हम सिर्फ तुकांत वर्ड के हिसाब से देखें तो इसका तुकांत ये होता है। बात किया जाए समानार्थी शब्द के, तो वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची भी कहते हैं। यानी पर्यायवाची का मतलब होता है कि एक शब्द जिसका रिलेटेड और दूसरे शब्द भी होते हैं। जैसे चांद लिखा, कहीं से क्या लिखा भैया? चांद लिखा। चांद को अगर किसी ने शेखर लिखा तो चांद को शेखर बोला जाता है, क्या पर्यायवाची होता है? बोलोगे तो इस तरीके से भैया हम लिख सकते हैं। जैसे किसी ने भैया जल लिखा, क्या लिखा? जल, और हमने कहा कि हमने इसको पानी लिख दिया, तो बोला बिल्कुल भैया सही बात है, ये लिखा जा सकता है। फिर मैंने कहा भैया किसी ने इसको जो है वारी लिख दिया, किसी ने इसको नीर लिख दिया, किसी ने इसको तोय लिख दिया, किसी ने इसको अम्बु लिख दिया। तो भैया ये सारी चीज़ जो है हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये सारी चीज़ें इसकी रिलेटेड हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण में दिया भी गया है, जैसे हम लोग कमल बोलते हैं तो कमल को जलज पंकज सरोज भी बोला जाता है, ठीक है, जलज पंकज सरोज भी बोला जाता है। 2019 की हम लोग बात करें, अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है? अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में क्या अंतर होता है, उदाहरण में बताना है। तो अनुस्वार वे व्यंजन होते हैं जिनके स्वर के बाद में प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है, यानी अनुस्वार जो होगा उसका नाक से आवाज़ निकलेगी। और इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं मेरे भाई? बोलोगे इसका प्रयोग हम लोग स्वर के बाद करते हैं, स्वर के
बाद करते हैं, याद रखेंगे। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। लेकिन अगर हम आपसे जैसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है, देखो यहाँ पे पसंद हो गया, ठीक है, संभावना हो गया, अंतिम हो गया। अब कई सारे लोगों की दिक्कत यहाँ पे ये आ गई होगी कि जैसे यहाँ पे संभावना लिखा है भैया, क्या लिखा है, संभावना, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो कैसा बनता है, आप बोलोगे सम प्लस भावना, यही तो बनता है। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे भी एक बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसका प्रयोग स्वर के बाद करते हैं। स्वर का मतलब सा अगर हमने बोला है तो सा का मतलब होता है सा प्लस आ प्लस माँ प्लस आ प्लस भा प्लस बड़ा आ प्लस वाह हलंत वाला प्लस आ, मतलब हर एक व्यंजन अपने साथ एक स्वर लेके चलता है। यानी हम लोग जब व्यंजन की डेफिनेशन पढ़ते हैं भैया, क्या पढ़ते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग व्यंजन कहते हैं। और जब कोई स्वर की डेफिनेशन पूछता है तो हम कहते हैं भैया ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वर होते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन स्वर एंड व्यंजन, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं अनुनासिक में भैया क्या होता है, तो याद रखिएगा अनुनासिक वे स्वर होते हैं, याद रखिएगा। अनुस्वार वह व्यंजन होते हैं, अनुनासिक वह स्वर होते हैं जिन्हें मुख से अधिक तथा नाक से कम ध्वनि के साथ बोला जाता है। इनको मुख से अधिक बोला जाता है। चांद बिंदु जो है ये आता है अनुनासिक में और अंक बिंदु आता है अनुस्वार में। ऐसे व्यंजन और ऐसे स्वर, अंतर समझ गए। अब जैसे गांव, कांच, आँख, पाँव, छाँव, ठीक है, तो आ वाली धुन निकलेगी और अंग वाली ध्वनि निकलेगी, दोनों में अंतर है, ठीक है। पसंद, ना वाली ध्वनि सुनाई पड़ेगी आपको। लेकिन जब मैं बोलूँगा कि आँख, तो आप एक बार बोल के देखो, आँख और पसंद, साफ साफ न निकल रहा है, उसमें एक ना निकल रहा, मतलब नाक याद रखो, नाक से ज़्यादा हवा आएगी। जबकि हम आँख आँख ये सब बोलते तो इसमें मुख से अत्यधिक हवा निकलेगी, नाक से कुछ कम ध्वनि निकलेगी। बात समझ में आ जाएगी आपको। बोलोगे अनुनासिक और अनुस्वार समझ में आ गया है। अगर हम आपसे बात करें कि आँख, अश्व, समुद्र और सूर्य का एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। एक एक समानार्थक शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची इनके लिखने हैं। भैया हम आँख की बात करें तो आँख का हम नेत्र बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं, नयन बोलते हैं, ठीक है, लोचन बोलते हैं। ये सारी आँख के ही तो पर्यायवाची होते हैं, याद है आप लोगों को। बोलोगे ठीक है भैया, एक लिखना था हमने, दो तो आपको बता ही दिए, एक आप और भी लिख सकते हो। हमने जैसे बोल दिया मेरे भाई अश्व का, किसका, अश्व का आपसे पूछ दिया आपने को भैया, तुरंग हो गया, घोड़ा है, हय होता है, ठीक है, घोड़ा है तुरंग, तो ये हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आपसे यहाँ बोला जाता है सूर्य का, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, ठीक है, प्रभाकर होता है ना, तो ये सारे भैया सूर्य के हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे समुद्र का बोला जाता है तो स्रोत में नहीं दिया गया है। समुद्र का आपको मेरे भाई बताना है कि कमेंट बॉक्स में क्या क्या होता है, ठीक है, जलद, नीरद, अम्बुज, जो भी होता है बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होता है। और ऐसा नहीं कि क्लास में करवाया नहीं, हम लोग क्लास में ये चीज़ करवा चुके हैं, इस बात को आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें, यही अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आगे भैया हम लोग बात करते हैं, ज़रा देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं। तो भैया प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते का मतलब ये होता है, रुकिएगा थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है क्योंकि आपको पता है करवा चौथ का समय है, मेहंदी लगवाने वालों की आफत है, तो बुलाने आई हैं एक लोग बहन को, थोड़ी सी रूट पटांग आवाज़ें आती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा उसे एडजस्ट करिएगा भाई, ठीक है, चलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो जब प्रश्न पूछने के पश्चात अंत में जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हंसिया का चिन्ह, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो प्रश्नवाचक चिन्ह भैया समझ में आ गया आपको कि प्रश्न पूछते हेतु जो वाक्य के अंत में हम सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं और यह एक हंसिया के समान होता है। ये आपको ऐसे याद रखना है, ना कि आपको लिख देना है। आप लिखोगे कि इसका प्रतीक और ब्रैकेट में ये होता है, ठीक है, या इसे इस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में आप लिखोगे बस कब छूटेगी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे साथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, या तुम्हारे साथ क्या हुआ, ठीक है, तुमने खाना कब खाया। ज़रूरत नहीं यार इनकी अब तुम्हें बताने की, ये तो सबको पता होता है ना मेरे भाई, याद रखोगे आप। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे बोला जाए अनुलेख और श्रुतलेख में क्या अंतर होता है।
अनुलेख मतलब होता है आप किसी चीज़ को क्या करते हो, आपको कुछ दे दिया गया, आपने उसको देख करके छाप लिया, ये अनुलेख हो गया। और श्रुतलेख में क्या होता है कि टीचर ने हमसे कुछ बोला और हम उसको लिख रहे हैं, मतलब एक में हमारे सामने ही वो चीज़ रखी है जिसे हमें देख के लिखना है, और दूसरे में मेरे भाई क्या हो रहा है, दूसरे में ये हो रहा है कि हमको जो चीज़ लिखनी है वो टीचर बोलेगा तब हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपने भी एक देखा होगा भैया, कुछ लोग होते हैं कि क्वेश्चन आंसर टीचर होते हैं, बोलते हैं कि ठीक है किताब से सारे कर लाना, तो हम लोग अनुलेख करते हैं। सरल तरीका यार, मैं तुमसे इससे ज़्यादा सरल नहीं कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल मैं कर रहा हूँ, अभी तुम्हें दिक्कत है, तुम्हारी बनी रहेगी फिर हमेशा। तो अनुलेख ये हो गया, कॉपी दे दी तुमको, टीचर ने बोला घर से कर लाना, देन तुम लेके चले गए, तुमने पूरा छाप के टीचर को दे दिया, अनुलेख हो गया। मैं इतनी तेज़ बोलता हूँ तुमको 2x नहीं लगाना पड़ेगा, और स्पीड से स्पीड जितना मैं करवा सकता हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन करवा देता हूँ। श्रुतलेख की अगर हम बात करते हैं तो आप बोलोगे भैया श्रुतलेख बड़ा सिंपल होता है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे भैया सिंपल सा टीचर क्लास में बोल रहा है और आपको क्वेश्चन लिखवा रहा है, तो वो बोलेगा देन आप लिखोगे। बात समझ में आ गई? तो अनुलेख श्रुतलेख में आपको यही चीज़ें लिखनी है। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो और इसे पढ़ लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये होप आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लेखन शिक्षण विधियां जो हैं, विविध विधियां हैं, वो कौन कौन सी हैं आपको ये बतानी। तो इसमें विधियां बतानी, तो एक तो पेस्टालॉजी हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, पेस्टालॉजी की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो पेस्टालॉजी वाली छोड़ करके बाकी देखेंगे। पेस्टालॉजी हम लोग ऑलरेडी में यह बात कर सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े देते हैं, उनसे अक्षरों को पूर्ण रूप से बनाना होता है योग करके। अब हम लोग बात करेंगे आगे, अनुकरण विधि क्या होती है। श्याम पट्ट पर कोई चीज़ लिखी होती है, उसको छापना होता है, देख के कॉपी करना होता है, तो ये अनुकरण विधि हो गई। मांटेसरी विधि की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो इसमें बच्चों को लेखनी पकड़ना सिखाया जाता है, लेखनी पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है, देन उसको अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज़ का प्रयोग किया जाता है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी, अगर आपको याद होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने रेगमाल वाला पढ़ा होगा कि उस पर बच्चे को ऐसे उंगली फिरा कर उसको सिखाया जाता है किस तरीके से अक्षर उभरे होते हैं, याद है ना। आगे देखो, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद से पढ़ सकते हो सिंपल है, तो आप खुद से इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बच्चों के प्रारंभ में तिरछी, फिर पड़ी रेखा, फिर सीधी रेखा, तो ये रेखा विधि होती है। पहले ऐसे सिखाते हैं, फिर गोले बनाना, फिर चूल्हे बनाने के बाद इसमें लकड़ी लगाना, और फिर ये चूल्हे बना करके लकड़ी लगा के एक डंडा लगाना, और फिर इसके बाद सिरो रेखा की प्रैक्टिस। तो ये सारी होती हैं कि पहले सीधी लाइन, फिर गोले, फिर अर्ध गोले, फिर इस तरीके की आकृतियाँ, फिर उसमें एक धीरे धीरे स्टेप बढ़ करके पूरा का पूरा वर्ण बनाना सिखा देते हैं। वर्णों को जोड़ने से क्या बन जाते हैं भैया, आप बोलोगे शब्द बनाना भी फिर बाद में सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लोगे ना, बिल्कुल सिंपल है। आगे अगर हम बात करते हैं मेरे भाई पूर्ण विराम से, आप क्या समझते हैं। पूर्ण विराम और अर्ध विराम की बात हो रही। पूर्ण विराम का मतलब होता है एक खड़ी पाई, अर्ध विराम का मतलब थोड़ी देर के लिए रुकने वाला। तो आप बोलोगे भैया इनके बारे में थोड़ी सी बात कर देते हो। अर्ध विराम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्ध विराम बहुत पूछा जाता है, इनको आपको छोड़ना नहीं है, इनको बड़े ध्यान से समझ लेना, इसको बड़े ध्यान से इसको रट लेना। मैं तो सीधा कह रहा हूँ भाई, इसको रट लो, इसको जो है रट लो। अब आप देखिएगा भाई, पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक शब्दों को छोड़ करके हम जितने भी शब्द हैं उनमें पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। मेरी बात जैसे ही खत्म होगी मैं पूर्ण विराम लगाता हूँ, मेरी बात जैसे खत्म होगी मैं पूर्ण विराम लगाऊंगा। बात के अंत में क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। जबकि अगर बीच में मुझे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े, बीच में मैं अगर एक वाक्य को बोल रहा हूँ और दूसरे वाक्य के साथ संबंध दिखाने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। मतलब हमने कुछ बोला लेकिन अब ये बात खत्म नहीं हुई, अब थोड़ी देर के लिए सांस ली, रुके यहाँ पे, देन फिर पूरी बात कंप्लीट की और फिर क्या लगा दिया, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के साथ बात खत्म हो गई। तो हम लोग अर्ध विराम में पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं। पूर्ण विराम में तो हम लोग बात खत्म करके रुक जाते हैं, लेकिन अर्ध विराम में हम बात अपनी कहें फिर थोड़ी देर के लिए रुक गए, फिर हमने पूरी बात कंप्लीट की। अब जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैंने आपसे कहा कि श्याम तो अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत कुछ ठीक नहीं, किंतु की जगह बात आई समझ में। नदी के किनारे टहल रहा था, मंद मंद हवा बह रही थी, इनके बीच में थोड़ी देर रुके तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं भैया। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं 4 विराम चिन्हों के बारे में आप बताइए। कोई भी आप 4 बता सकते हो। आप लाघव चिन्ह बता सकते हो, आप जो है मेरे भाई काका चिन्ह बता सकते हो, या इसे हंस पद चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, आप इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी शब्द को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका प्रयोग करते हैं जब किसी छूटी हुई बात या त्रुटि को पूर्ण किया जाता है। आप बोलोगे पूर्ण विराम बात के अंत में लगाया जाता है, अर्ध विराम थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए लगाया जाता है, भैया पता है ना। और मेरे भाई अल्प विराम इसमें इससे थोड़ा कम समय के लिए रुकने के लिए करा जाता है। ठीक है, मैं आपसे बोल सकता हूँ भैया जो है, और जल्दी से बताओ यार, कुछ जल्दी से बोलो भैया, क्या बोल सकते हो आप। बोलोगे भैया ये अतिशोक्ति लगा, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक लगा सकते हैं,
प्रश्नवाचक, प्रश्न करने पर ये लगाया जाता है। किसी चीज़ में अगर हम एकदम से जो है खुश होने पे, एकदम से हर्ष उल्लास दिखाने में, इनमें हम इनका प्रयोग करते हैं। जब आश्चर्यवाचक शब्द बोले जाते हैं तो इनका प्रयोग करते हैं। तो जितने भी आपने पढ़े हैं वो आप कोई भी 4 लिख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं आपको 4 कौन सा सजेस्ट करना चाहता हूँ। पूर्ण विराम बिल्कुल सरल होता है। वाक्य के खत्म होने पर इसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सरल है, याद हो जाएगा। अल्प विराम, वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए, थोड़ी देर के लिए रुके, बात खत्म, यहाँ पे अल्प विराम लगाया, आगे की बात पूरी की। अब मैंने कहा अर्ध विराम, ज़्यादा देर के लिए रुके, थोड़ा अर्ध विराम का प्रयोग कर दिया। ठीक है, आगे आ जाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं जब हम परस्पर संबंध को जोड़ते हैं, परस्पर संबंध को जोड़ते हैं, किन्हीं दो चीज़ों के संबंध को जोड़ते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। कभी कभी हम विपरीतार्थक शब्दों को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने रात दिन दिखाया, आज कल दिखाया, तो विपरीतार्थक के लिए या विलोम शब्दों की उत्पत्ति दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में कर देना। जैसे मैंने कहा पूरा आप लोग देखते हो डीएलएड का फुल फॉर्म जैसे आपने लिखा, ठीक है, तो डीएलएड का फुल फॉर्म लेके सीटेट है, सीटेट का फुल फॉर्म आपने लिखा, तो आपको पूरा सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लिख के आप कैसे लिखते हो, सी टेट, ऐसे लिखते हो ना, पता चल गया आपको। तो भैया ये जो सीटेट का फॉर्म है ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, ये सीटेट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो हम इसमें लागू चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। पर हिंदी में हम लोग लागू चिन्ह का जैसे प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा DLED ऐसे लिखा होता है, DLED, ये देखा है बाद में। या आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई टीचर हैं, उनका नाम है राकेश कुमार झा, ठीक है, तो आपने देखा होगा उनका नाम हमको मिलता है RK झा। क्या मिलता है, RK झा। इस तरीके से देखें ये चीज़ें, तो बस इसी तरीके में इनको लागू चिन्ह बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एब्रिविएशन साइन, लागू चिन्ह। ठीक है, 2018 के पेपर में आते हैं भैया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था सबसे पहला कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख बताइए कौन कौन से होते हैं। आप बोलोगे भैया बड़े सिंपल सी बात है, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, टोटल 25 स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे। बोलोगे भैया पूरा का पूरा का वर्ग, फिर इसके बाद चा वर्ग, फिर इसके बाद टा वर्ग, फिर इसके बाद ता वर्ग, फिर इसके बाद पा वर्ग, 5 इसके क ख ग घ ण, चा छा जा झ ण, टा ठा डा ढा ण, ता था दा धा न, पा फा बा भा मा। तो ये 5 पूरे 5 सबका आपको चरण स्थान पता है, कंठ के कौन से थे, तालु कौन से थे, दंत के कौन, सारे मैंने आपको बताया, मूर्धा के कौन से थे, ठीक है, ओष्ठ के कौन से थे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लिखोगे भैया वह सारे के सारे जो उच्चारण स्थान जिनके ऐसे वर्ण हैं जिनके वर्ग हम लोगों ने पढ़े हैं, 5 वर्ग हम लोगों ने पढ़े थे, पाँचों के पाँचों वर्ग जो होंगे कौन से होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। देखो ये सारे लिखे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अग्नि, अमृत, गंगा, गुरु, इनका एक एक समानार्थक, देखो एक एक ही पूछा जाता है, 2 भी नहीं पूछ रहा है। समानार्थक मतलब वही क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, पर्यायवाची भैया। तो पर्यायवाची आपको बताने हैं, जल्दी से बता दो सिनोनिम्स मेरे भाई। अग्नि का आग, पावक, ज्वाला, आपको जितने जितने आते हैं आप 2 लिख सकते हो, एक पूछा गया आप 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अमृत मेरे भाई सोम हो गया, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें, गंगा का भागीरथी हो गया, मंदाकिनी, और भी होती हैं, आप लिख सकते हो। पूछा जाए आप 2 लिख दो, ना पूछा जाए 1 पूछा गया 1 लिख दो, जो आपका मन। गुरु का अध्यापक, शिक्षक, ठीक है, ये सारे होते हैं। रावण को कितने प्रकार से लिखते हैं, उदाहरण से बताइए। एक तो होता है रावण, आपको जो जिस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें लोगों को दिया गया है बैक में, जो सही माना गया है वो ये भी माना गया है कि इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, रा री रू रू रे रो रंग, जो भी होता है वो पूरा मात्रा चढ़ा के। दूसरा हम बोलें कि रा की मात्रा को लिखने का जो तरीका होता है, रा में छोटे ऊ की मात्रा ऐसे चढ़ती है, रा में बड़े ऊ की मात्रा ऐसे चढ़ती है, दोनों अंतर है, दोनों में अंतर होता है। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा ये भी नहीं लोग चढ़ा पाते हैं जल्दी। साथ ही साथ भैया रा की अगर मात्रा बोलें तो कभी ऊपर रा ऐसे उड़ती है, नीचे वाली रा ऐसे उड़ती है, ठीक है, ठीक है। और मेरे भाई क्या होता है, आप बोलोगे री होता है, इसमें भी रा की मात्रा होती है, ये वाली, ठीक है। तो ये मात्राओं का भी प्रयोग हम लोग इनमें करते हैं, तो ये भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। विराम चिन्हों के उदाहरण से अगर आप पूछा जाता है इसे आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विराम चिन्हों को उदाहरण से लिखिए। विराम चिन्हों का प्रयोग और विराम चिन्ह से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, ये आपको इतना तो पता चल ही गया होगा। विराम चिन्ह में मैंने आपको अभी बहुत सारे बताए थे, कोई भी दो विराम चिन्हों का मतलब होता है रुकना या ठहरना, विराम करना, विश्राम या विराम, ठीक है। अर्थात वाक्य को लिखते समय या बोलते समय बीच में थोड़ा सा अगर रुक जाते हैं तो हम बोलते हैं उसे विराम। आप बोलोगे भैया जैसे हमने ये देखो
अल्प विराम, अर्ध विराम, थोड़ा कम रुकने के लिए, थोड़ा सा उससे ज़्यादा रुकने के लिए। फिर हमने कहा अल्प विराम, फिर अर्ध विराम, फिर विराम चिन्ह, पूरी तरीके से रुक गए। आपसे बोला गया कि नहीं 2 के बारे में बताओ। देखो 3 तो मैंने अभी आपको बता दिए। वाक्य के अंत में लगता है, थोड़ी देर रुकने के लिए लगता है, बहुत कम समय के लिए रुकने के लिए लगता है, आश्चर्य के लिए लगता है, विस्मयादिबोधक, किसी प्रश्न पूछने पर क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं हम लोग, जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे चिन्ह हैं मेरे भाई, आप सारे के सारे में जो आप चाहो। लाघव चिन्ह, जो भी मैंने बताया था कि किसी बड़ी चीज़ को छोटे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखो पूर्ण विराम और अर्ध विराम, ये 2 अल्प विराम, ये 2 जो है इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ में हम लोगों का पूरा सेशन मेरे भाई जो है वो हो जाता है कंप्लीटेड। तो अगर आप लोगों को मज़ा आया है भैया, मज़ा तो पर्सनल आया होगा, क्योंकि मैंने स्पीड में आपको चीज़ें करवाई और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली इतनी बेस्ट तरीके से। ठीक है, पूरी की पूरी मैंने टाइप की, बढ़िया तरीके से मैंने आपके लिए जो है इस पीपीटी को तैयार किया है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि अगर आपको इस क्लास में मज़ा आई है, क्लास को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। बढ़िया तरीके से मैं चीज़ों में मेहनत करता हूँ, तो उसका अगर मुझे पे बैक मिलता है, मतलब पे बैक में ये है कि अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करते हो, देन थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि ठीक है और ज़्यादा बढ़िया कंटेंट और ज़्यादा बेस्ट कंटेंट आप तक पहुँचाया जाए। तो बेस्ट कंटेंट आपको तभी मिल पाएगा जब आप थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करोगे और चीज़ों को शेयर करोगे। ठीक है, बाकी जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जाने से पहले मेरे भाई प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ऐसे मत चले जाइएगा। ठीक, हाथ नहीं सही बना है पर लाइक करना है, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो लाइक करिए भैया, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो भी आपको डाउट है या फिर जिस पे आपको क्लास चाहिए उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करिए। लगभग हम लोग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके समावेशी शिक्षा हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। अगर आप लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा कंप्यूटर का कंप्लीट सेशन हम लोगों ने कर लिया है। कंप्यूटर बस एक क्लास मैंने पढ़ाई है, सिंगल क्लास, और सारे क्वेश्चन आपसे उस क्लास से ही बनेंगे। कंप्लीट क्लास मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। साथ ही साथ हम लोगों ने एसएसटी का मेरे भाई बड़े ही अच्छे तरीके से पार्टीशन में पढ़ा है। पहले में मुगल और मराठा पूरा ख़त्म किया है मैंने, दूसरे में पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन पूरे ख़त्म किए हैं, फिर गवर्नर जनरल मेरे भाई, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सारे ख़त्म किए हैं। और भैया अगला जो है एक उसमें मैंने प्रैक्टिस सेशन करवाया है, जिसके बाद आपको मेरे भाई कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारे के सारे एमसीक्यू उसी के सेशन से आ जाएंगे। 2 सेशन ये आप अगर देख लेते हो, आपके सारे एमसीक्यू एकदम 15 के 15 सही होंगे 100% गारंटी के साथ। ठीक है, यार रिपीटेड कंटेंट है, मैंने बड़ी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। बस दिक्कत ये है कि कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों की डिमांड थी कि भैया टाइपिंग वाली क्लास लो, ऐसे टाइप्ड क्लास लो, हैंड रिटन नोट्स में समझ में नहीं आता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ये आपको भी पता है। तो हैंड रिटन और टाइपिंग पे मत जाओ, आप कंटेंट देखो कि जो आपने पढ़ा है एक्चुअल में उतनी सारी चीज़ें इतनी जल्दी कहीं कवर हो पा रही हैं, बस आप इतना देखो। ठीक है, तो बस इसी तरीके अपना सपोर्ट बनाए रहो। बाकी मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और संस्कृत की क्लास अभी तक जिसी ने भी नहीं देखी है, पहली क्लास मैंने करवा दी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो। उसमें 1000 व्यूज़ होने पे उसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो 1000 व्यूज़ आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।